विपुल जी शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ। मैं विपुल आदर्श आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं। जो आज की जो जूम चर्चा है वह न्यायिक और आपराधिक खंड पे है। कोटेशन संख्या 4076 से लेकर 4080 तक हम लोग चर्चा करेंगे। कोटेशन में आज हमने 6 बिंदुओं को लिया है। हम उन पे अपनी बात रखेंगे। जो पहला बिंदु है, विधायिका की भूमिका ब्राह्मण के समान होनी चाहिए, किंतु विधायिका ने अपने आप को राजा के समान बना लिया है। यह है पहला बिंदु जिस पे हम बात करेंगे। न्यायपालिका दरअसल बुद्धिजीवियों का कार्य है। वकील, न्यायाधीश समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसकी भूमिका ब्राह्मण की होती है। हमारी प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था जो राष्ट्र और समाज का बौद्धिक नेतृत्व करते थे। जो विपुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। जो राष्ट्र और समाज को अपनी बौद्धिकता से प्रभावित करते थे, ठीक उसी तरह हमारे वकील, न्यायाधीश, कानून के जानकार समाज को बौद्धिकता प्रदान करते हैं, बौद्धिक दिशा देते हैं। परंतु हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने राजा की भूमिका अपना ली है। वह अब शासन करने की भूमिका में आ गया है। हाल के दिनों में देखा गया है कि न्यायपालिका अनुमानित तरह से कार्यपालिका को निर्देश दे रहा है। धारा 142 का इस्तेमाल करके वह कानून भी बना रहा है, जो कि गलत बात है। यह कार्य कार्यपालिका और विधायिका का है, वह कानून बनाए और उसको एग्जीक्यूट करे। लेकिन न्यायपालिका ये गलती कर रहा है। तो मेरा मानना है कि न्यायपालिका ने जो अपनी भूमिका है वह राजा की बना ली है। जो दूसरा कोटेशन है वो कहता है कि विधायिका तो समाज और न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? यह बात सही है कि विधायिका और कार्यपालिका तो जो समाज है या देश है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है वह कौन तय करेगा? क्योंकि धारणा है कि न्यायपालिका सर्वोच्च
अगर न्यायपालिका ऐसा मानती है कि हम सर्वोच्च हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं रहेगी, और समाज के लिए यह ठीक नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी स्वयं तय करनी चाहिए। जो उसकी उत्तरदायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वह समझे। जो उसका कार्य क्षेत्र है, वह उसको जाने और अपनी सीमा। जो तीसरा है, वह है न्यायपालिका को न्यायपालिका सर्वोच्च है, इसके नारे से बचना चाहिए। यह आज के समय में यह चल रहा है कि न्यायपालिका अपने आप को सर्वोच्च मानने लगी है। इससे संसद और न्यायपालिका के बीच जो सोचता है, वो एक नई समस्या का रूप ले चुका है। आज के समय में न्यायपालिका सर्वोच्च है कि संसद, यह विवाद का विषय है। इसके पीछे कहीं कहीं जो न्यायपालिका की जो भावना है कि मैं सर्वोच्च हूँ, यही है। जो चौथा है कि विधायिका में बैठा व्यक्ति अनाशाह हो सकता है, जबकि न्यायपालिका में बैठा व्यक्ति अनाशाह नहीं हो सकता। कारण यह है कि जो न्यायपालिका में व्यक्ति बैठता है, वह अल्पकाल के लिए होता है, वह हमेशा के लिए नहीं होता। जब वो अवकाश प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसके बाद जो उसकी स्थिति है वो खत्म हो जाती है। लेकिन विधायिका में देखा गया है कि जो हमारे माननीय हैं, वो जो स्थान है, जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सिक्योर रखते हैं। जो पांचवा है कि जब न्याय और कानून आपस में टकराते हैं, तो इसे विधायिका ही दूर कर सकती है। इसमें एक बात यह है कि न्याय और कानून जब आपस में टकराते हैं, तो यह कार्य तो विधायिका का है। कानून का निर्माण करना, ये विधायिका का कार्य है। न्यायपालिका का कार्य उसकी समीक्षा करना। लेकिन जब न्याय और कानून आपस में टकरा रहे हैं, तो इसके लिए विधायिका ही दूर कर सकती है, क्योंकि न्यायिक सिद्धांत का निर्माण करना विधायिका का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में न्यायपालिका ही न्यायिक सिद्धांत बना रही है। जो पांचवा है कि जब न्याय और कानून आपस में टकराते हैं, हाँ, हाँ, छठा है कि विधायिका ने 1973 तक अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया, लेकिन उसके बाद न्यायपालिका भी ऐसा करने लगी है। इस बारे में देखा जाए तो आजादी के बाद जो हमारी विधायिका रही है, उसने तानाशाह का रूप ले लिया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद संसद ही संविधान सभा का रूप ले ली, और जो पार्लियामेंट में जो मेंबर थे, यानी जो सरकार में भी थे और विधायिका में भी थे, वही देश का भार उठाने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि विधायिका की तानाशाही
कायम हो गई। है ना। यह 1973 तक चलता रहा, लेकिन 1973 में एक घटना घटी। केशवानंद भारती जो मामला हुआ बनाम केरल राज्य, उसमें जो मौलिक अधिकारों पे या जो विधान का जो मूल ढांचा है उस पे कोर्ट ने फैसला दिया, जिससे जो जो हमारा जो संविधान है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह बच गई। इसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था या भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जाता है। लेकिन 80 के दशक में एक और घटना घटती है। एक सुप्रीम कोर्ट के अधीश हुए, उनका नाम था एन भगवती। एन भगवती ने जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट किया और अभी से न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू हुआ। पहले जो न्यायिक सक्रियता थी वह थी कि जो आम जनता है, जो भलाई के कार्य हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके लिए थी। लेकिन धीरे धीरे यह न्यायिक सक्रियता आज न्यायिक तानाशाही में बदल चुकी है। वो जो जनहित याचिका थी आज वो एक जंजाल बन चुकी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के मामले में जो याची था उसको फटकार भी लगाई कि आप मेरा समय बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन न्यायिक सक्रियता जो है आज के दौर में इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो वो विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र है उसका भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। खुद को न्यायपालिका ईमानदार रहती है, लेकिन ये जो उसकी कार्यशैली है यह सही नहीं है। अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही की घटना है, 2 3 दिन पहले की घटना है। हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने अवकाश प्राप्त होने के 8 महीने बाद भी अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। और ये बात सुर्खियों में छाई हुई है। अब इसी से आप जान लीजिए कि हमारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनकी नैतिकता का क्या हाल है। तो न्यायपालिका इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमें अपनी सीमा पे रहना है और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है, जो नैतिक कार्य है उनकी ओर भी ध्यान देना होगा। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मैं अपनी बात रख देता हूँ। देखिए, विधायिका की भूमिका ब्राह्मण के समान होनी चाहिए। ये व्यवस्था हम आज से नहीं देख रहे हैं। ये व्यवस्था हम भारत जैसे देश में देखें तो हजारों लाखों साल से यही व्यवस्था जो हमारी वैदिक व्यवस्था कहलाती है, जो शासक होता था या राजा होता था उसके ऊपर भी देखा जाए तो पंच पुरोहित बैठते थे। पुरोहित यानी कि उस समय वो न्याय के अलग विद्वान होते थे। वो जो भी उस समय संवैधानिक व्यवस्था चलती होगी उस संविधान के वो लोग जानकार माने जाते थे।
लेकिन ये बात देखने में आती है कि जब न्याय के मामले होते हैं तो राजा उनसे सलाह मशवरा करता था न्यायिक मामलों में। अब यहाँ व्यवस्था बिल्कुल अलग हो गई, न्यायालय बिल्कुल अलग हो गया, और जो क्षत्रिय वर्ग वर्ण है वो बिल्कुल अलग अलग हो गया। जबकि राजतंत्र में दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं, और लोकतंत्र में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, आपस में टकराव दिखता है। लेकिन ब्राह्मण प्रवृत्ति की बात की जाए तो वो पॉलिसी मेकर है, अर्थात नीति निर्देशित तत्व को निर्माण करना हो, या फिर कानूनों के बारे में निर्माण करना हो, या सामाजिक शोध की बात हो, समाज की व्यवस्थाओं को समझे। क्योंकि वह समाज को नहीं समझेगा तो वो क्या ही कानून बना पाएगा, अगर वो अपराध और अनैतिक में भी अंतर नहीं कर पा रहा है, या किसी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं दे पा रहा है, या उसको बढ़ाने में ही अग्रसर है। तो फिर हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जो है वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग जो है न्यायपालिका में, वो न्यायपालिका या विधायिका में जाएंगे तो वो अच्छी नीतियां बनाएंगे? क्योंकि वास्तव में वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के होने चाहिए। और इस समय जो स्थिति है, जैसे हम महाराष्ट्र की ही बात कर लें, वो गए तो हैं वास्तव में विधायिका में, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? वर्ग संघर्ष। ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोगों का ये जो है वर्ग संघर्ष उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से ये के प्राकरण जो है, सत्ता ही एकमात्र उनका जो है लक्ष्य रह गई है। तो यहाँ पर ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी भी सामाजिक समझ न हो, व्यवस्था की समझ ना हो, या हमारी जो छोटी छोटी पहले इकाइयाँ थी, गांव से लेकर के या जिले से लेकर के, तो वहां पर समझदार लोग हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास भी अधिकार थे। एक तरह से सहभागी लोकतंत्र था। तो ब्राह्मण को मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए, ब्राह्मण को न्यायपालिका में होना चाहिए, ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोगों को विधायिका में होना चाहिए, और क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोगों को कार्यपालिका में होना चाहिए। ये आदर्श स्थिति दिखाई देती है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जितने भी लोग विधायिका या न्यायपालिका में दोनों हैं, वास्तव में ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोगों के बीच में ही संघर्ष दिखाई देता है, अर्थात दोनों में से समाधान तो कोई नहीं चाहता है। हाँ, अगर बात आती है कि संसद से टकराना हो या संसदीय सर्वोच्चता को चुनौती देनी हो, तब तो न्यायालय पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देती है। लेकिन जब बात सामाजिक सर्वोच्चता की आती है, तो उस समय जो है दोनों ही समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। कल आचार्य जी ने भी इस बात को जो है रखा था, और ये बात प्रत्यक्ष रूप से समाज में दिखाई दे रही है। मैंने आज इस पे एक पोस्ट भी डाला था कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, कि भारत में आज भाषाओं के नाम पर लोगों को के साथ हिंसा हो रही है। और सबसे बड़ी जो चीज हम देखते हैं कि ये जो न्यायालय हर जगह स्वतः संज्ञान लेता है, ऐसे ऐसे मामलों में जहां पर न्यायालय को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए। फिर ऐसी क्या बात हो गई जहां पर हिंसा हो रही है, लोगों के साथ भाषा के नाम पर मारपीट हो रही है? क्या जो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाषा की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है? और जो जो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती है हर मामले में, भला वो भाषा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वहां पर उनको दिखाई देता है कि ये संसद की लड़ाई नहीं है, ये तो आपस में दो लड़ ही रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई है समाज की, अर्थात यहाँ समाज कमजोर हो रहा है, और जहाँ समाज कमजोर होता है वहां न्यायपालिका भी मौन धारण कर लेती है। जबकि वास्तव में मौलिक अधिकारों के विषय में देखा जाए तो उसको विशेष अधिकार प्राप्त है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों के मामले में स्वतः संज्ञान न ले, और जनहित से लेकर के अन्य बाकी सभी मामलों में न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले रही है, तो इसका ये अर्थ एक बिल्कुल स्पष्ट बात दिखाई देती है। उनका लक्ष्य केवल और केवल कंपटीशन है, कि संसद जो है वह हमसे मजबूत ना हो, समाज कमजोर हो जाए इसकी कोई चिंता नहीं है। संसदीय सर्वोच्चता को चुनौती देनी है, और सामाजिक सर्वोच्चता को कभी बनने नहीं देना है, वो कमजोर रहे। तो उनकी लड़ाई केवल और केवल जो है संसदीय तानाशाही से या संसदीय व्यवस्था से है। समाज से या से कोई लेना देना नहीं है, भले ही समाज कमजोर होता रहे। तो इस मामले में दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं, और ये प्रवृत्ति ब्राह्मण की तो नहीं है। ब्राह्मण प्रवृत्ति को तो बहुत चिंतित होना चाहिए कि अगर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है,
तो उसके अंदर आत्मग्लानि का भाव हो जाए, उसको तो परेशान हो जाना चाहिए कि ऐसी कैसी व्यवस्था है जो न्याय नहीं दे पा रही है। तो अगर इतने पर भी उनको चिंता नहीं है और इतने पर भी जो है वो केवल सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कोई आदर्श स्थिति तो नहीं है। एक कोटेशन है कि न्यायपालिका सर्वोच्च के लोक लुभावन नारे से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर तो न्यायपालिका नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब बात आती है समाज में अपनी छवि को सुधारने की, स्वयं को एक नायक की तरफ प्रस्तुत करने की, या कई बार संसदीय तानाशाही को रोकने की, उस स्थिति में जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है कि जैसे एक तरह से खुद को हीरो दिखाने के का प्रयास करते हैं, नायक की भूमिका में रखने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने देश को संसदीय तानाशाही से बचा लिया। और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है, अगर वो बचा लेते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को न्याय दे दिया या मैंने लोकतंत्र को बचा लिया तो इसके लिए मुझे जो है मेरे भीतर अहंकार हो जाए या फिर मुझे सम्मान चाहिए। अगर केवल सम्मान की भावना से काम कर रहे हैं तो फिर उस तरह से लोकतंत्र कमजोर होगा। जैसे अभी महाराष्ट्र की ही बात की जाए, वहां पर उनको लगता नहीं है कि हो सकता है कोई लोक लुभावन हमारे लिए या फिर हमारी छवि पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन जहां उनको लगेगा कि नहीं हमारी छवि नायक की तरह हो रही है, तो वहां पर जो है न्यायपालिका तुरंत जो है सक्रिय हो जाती है। और ये शायद न्यायपालिका का दोष नहीं है, ये तो व्यक्ति का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति हो सामान्य, अगर मैं ही अपनी बात करूं, आप लोग अपनी बात करें, जितने लोग बैठे हुए हैं इस संसार में, ऐसा कौन है जिसको सम्मान अच्छा नहीं लगता? सम्मान तो सभी को अच्छा लगता है, सभी को प्रिय होता है, ये व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन उस सम्मान के लिए अगर व्यक्ति जो है वो केवल और केवल गलत कामों का भी समर्थन कर दे या फिर ऐसे कामों में बाधा पहुंचाए जो उसके क्षेत्र में नहीं है, उसकी सीमा में नहीं है, उसके या अपने सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, मुझे लगता है ऐसे सम्मान से कम न्यायपालिका को बचना चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका की जो छवि हम कहते हैं वो औरों की तुलना में जो है वो ठीक दिखाई देती है। कल जो आचार्य जी एक बात कह रहे थे कि दोनों से कम भ्रष्टाचार न्यायपालिका में, मुझे लगता है ये बात ठीक हो सकती है सैद्धांतिक स्तर पर मुझे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी भी वो अधिक है, क्योंकि वह ब्राह्मण प्रवृत्ति की है और लोग उससे न्याय की अपेक्षा रखते हैं। तो जिससे न्याय की अपेक्षा रखते हैं उसका थोड़ा बहुत भी अतिक्रमण या अपनी सीमाओं का उल्लंघन या थोड़ा बहुत भी अपराध, भ्रष्टाचार अन्यों की तुलना में बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सम्मानित जो है संस्था है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर न्याय को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और केवल जो है वो लोग लोक लुभावन चीजों में लगे हुए हैं, तो वहां पर स्थिति बिगड़ जाएगी। जब बात आती है न्याय और कानून आपस में टकराते हैं, विधायिका दूर कर सकती है, तो मुझे लगता है जो पॉलिसी मेकर हैं वही वास्तव में कर सकते हैं। लेकिन विपुल जी ने पूरी चर्चा में 142 का यूज किया। मुझे लगता है कि मौलिक अधिकारों के मामले में न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्याय के विषय में अगर कम से कम सुझाव तो दे सकती है। अगर कानून नहीं बना सकती है तो कम से कम उसे सलाह तो देनी चाहिए कि किस प्रकार से न्याय को त्वरित किया जा सकता है या कौन से ऐसे मामले हैं जिनको हटाया जा सकता है, जिनकी अनावश्यक कानून बने हुए हैं। लेकिन न्यायपालिका जब कोई सुझाव भी नहीं देती है किसी प्रकार का संशोधन के लिए या किसी प्रकार का जो है वो कोई एक तरह से उनको रास्ता नहीं बताती है कि हाँ ये समाधान हो सकता है, तो वो समाधान देने का भी जब प्रयास नहीं करती है, तो वहां पर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या न्यायपालिका की नीयत भी उसी तरह से है। तो मुझे लगता है कि चाहे न्यायपालिका और विधायिका हो, ये कह पाना मतलब वर्तमान व्यवस्था में बड़ा कठिन है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सारा खेल देखिए नियत का है। और नियत के मामले में मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि आपस में तो इन दोनों की नियत है लड़ने की, लेकिन जब बात समाज की आएगी तो समाज को दोनों ही कमजोर करना चाहते हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष अभी जो प्रमाण महाराष्ट्र में या मणिपुर में या हमने अन्य राज्यों में देखा या फिर जो बुलडोजर पर देखा, वहां पर दोनों की जो बात आती है वो यही है कि समाज कमजोर होता रहे, हम दोनों में से कोई भी मजबूत रहे। जी धन्यवाद, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी आचार्य जी बताइए। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों नमस्कार। देखिए, ये बात तो ठीक है कि भ्रष्टाचार से कोई भी संस्था या कोई भी जो है वो अछूता नहीं है।
परंतु मैं एक बात कहता हूं, हाँ? जो वर्चस्वता की लड़ाई हमें संस्थाओं के बीच में देखने को मिलती है, ये केवल संस्थाओं के बीच में देखने को नहीं मिलती है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस में ये देखने को मिलती है। क्योंकि व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है, शिक्षा से प्रभावित होता है, और जो वर्तमान यथार्थ स्थिति चलती है अर्थ को लेकर के या फिर कार्यों को लेकर के, मैं अक्सर कहता हूं कि जहां मैं बात रखता हूं उनमें प्रश्न भी छोड़ता हूं। आप बताइए, आज की शिक्षा नीति के अनुसार जब कोई बच्चा एमबीए करेगा तो क्या उसे कोई नैतिकता की बात सिखाई जाएगी? क्योंकि एमबीए करने पर केवल उसे बताया जाएगा कि दूसरे की जेब से पैसा कैसे निकाला जाता है। मार्केटिंग का जहां तक एक बहुत ग्लोबल जो चलता है उसमें हम सब देखते हैं कि वो कहाँ से शुरुआत करते हैं ठगने की या फंसाने की या लाने की, या जो है सबसे पहले मित्रों को, दोस्तों को। ये बात हम संस्थाओं पे भी लेके जाएं। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जैसे एक बात कही थी ब्रजेश जी आपने अभी, कि हम असमंजस में हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते। यदि विद्यालय का अध्यापक इस बात को कहे, यदि बाबा ने कल भी इस बात को कहा था कि बाबा ने कहा हम समाज शास्त्री लोग और समाज विज्ञानी लोग या विचारक लोग ऐसा कहें, अगर विचारक लोग निर्णय नहीं दे पाएंगे, विचारक लोगों के मन में कोई इस तरह का स्पष्टता या निरपेक्षता के रूप में कि ये सही और ये गलत है, तो बड़ी स्थिति असमंजस में हो जाएगी। समाज की स्थिति यह है, मैंने कल भी इस बात को रखा था कि समाज में जो सही और गलत है कहने के लिए ही लोग तैयार नहीं है, और वो जानते हैं कि सही क्या और गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है ये भी जानते हैं अंतरात्मा से, लेकिन कहने की तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है, और लोगों को बुराई हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पूरे स्तर पर छोटे से लेकर एक इकाई से लेकर के और आप संस्थाओं तक लेके जाएंगे। दूसरी बात ये कि निर्णय की जो भूमिका होती है वो होनी ही चाहिए, सही है गलत ही है। मैं देखता हूं, जैसा भी एक बात आई थी, संसद सुप्रीम कोर्ट यदि सलाह नहीं देता विधायिका के लिए कानून बनाने के लिए किसी तरह की, मैंने कई बार पढ़ा है कि कई बार इस तरह का जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार के लिए कि आप इस तरह की समिति बनाइए और इस तरह का वो करें, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, कुछ चीजों पर ध्यान दिया भी गया है, या उनका गलत, जैसे हमने देखा था बॉन्ड जो बना था जो चंदा के पार्टियों के लिए देने पर, तो उस पर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए झाड़े लगाए, मतलब डांटा था और कहा था कि हमने इस तरह से बताया था, उस तरह से आपने इसको नहीं बनाया था। विषय की मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि लेकिन ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूं। दूसरी एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूं, आज भी कोर्ट पर और न्यायालय पर अगर जनमानस के व्यक्ति पर हम एनालिसिस करें और व्यक्ति के विचार लें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कोर्ट को लाएगा, न्यायालय को लाएगा, कि बिल्कुल हो सकती है भ्रष्ट, लेकिन फिर भी जो है वो भरोसा है। क्योंकि न्यायालय में हो सकता है बड़े केसों में, मैं ये नहीं कह रहा 1-2% जज और वो जैसे हम कहते हैं, लेकिन जहां पुलिस की बात आती है, नेताओं की बात आती है, वहां ले दे करके, जैसे कहते हैं, कल एक बात आई थी, कहा था कि पुलिस जो है वो करा देती है। देखो साहब, मैं तो भ्रष्टाचार के लिए, और चाहे 1 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, मैं 50 रुपए दे करके अपना काम कराना नहीं चाहता, मेरी अपनी नीति है, और यही सैद्धांतिक नीति है, संविधान की नीति भी यही है। रिश्वत लेना भी पाप है तो देना भी पाप है। क्योंकि जैसे एक बाबा ने पोस्ट लिखी थी, बाबा ने अपने समझ से लिखी, ठीक है, उन्होंने जो उदाहरण दिया, जो तर्क प्रस्तुत किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि अगर मैं अस्पताल में जा रहा हूं और डॉक्टर को मुझे 50 रुपए दे करके जल्दी दिखवाना है, तो हमने किसी न किसी का तो हक मार दिया, जो हमसे पहले लाइन में लगा था, जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, जो पैसा दे करके डॉक्टर के लिए अपनी लाइन में नहीं खड़ा सकता, फिर तो वो मंदिर की भी जायज सही है। जो वीआईपी एक एक स्तर होता है, वीआईपी स्तर क्या होता है कि वीआईपी लोगों को अलग से सुविधा दी जाती है भगवान के दर्शन कराने के लिए। तो गरीब होना तो फिर मतलब एक अभिशाप हो गया ना, गरीब होना तो फिर एक वो हो गया, फिर लूट मार करके अमीर ही बने। केवल दिमाग में यही होना चाहिए कि धन कैसे कमाया जाए। दूसरी बात यह आती है कि कोर्ट के मामले में, सुप्रीम न्यायालय के मामले में आज भी वहां पर रिश्वत, मैं डीपी यादव से बड़े अच्छे मेरे संबंध और जुड़ा हुआ हूं, अगर कोर्ट गलत होता या कोर्ट के ऊपर, तो डीपी यादव के लड़के के लिए फांसी उम्र कैद की सजा नहीं होती। बिसौली से लेकर के स्टेटमेंट दिया था खुले मन से, जो है कि बिसौली से लेकर के, यानी बिसौली में फैक्ट्री है उनकी, गन्ना एक वो है, यहां से दिल्ली तक मतलब पैसे से सड़क को बिछा दूंगा,
और ये मीडिया में भी आया था, इस तरह की बातें जो है हुई थी, और वहां कहा था बैठ करके, हम लोग बैठे हुए थे दांत तर उंगली कि लेकिन कोर्ट को नहीं खरीदा जा सकता, और वो पुलिस ने वो किया। तो पुलिस का जो है, कल एक बात आई थी कि वो पुलिस निपटा देती है छोटे, अरे भैया पुलिस जो जो टॉर्चर होता है उससे भी पैसे लेती है, और जो टॉर्चर नहीं होता है उससे भी वो फैसला कराती है, लेकिन न्यायालय में इस तरह का नहीं होता है। न्यायालय में ये नहीं है, हाँ देरी जरूर है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है। इसका तत्काल निर्णय होना चाहिए कि भाई कोर्ट को इतनी देर में, आज भी कोर्ट से लोग डरते हैं कि कोर्ट में जा रहा हूं, अधिकारियों के लिए अगर कोई गड़बड़ होता है कहता है मैं कोर्ट में केस डालूंगा, इतने तुरंत ऊपर तो नहीं उसके दिमाग में एक चीज मतलब जो बन जाती है, अरे। और पुलिस से लोग नहीं डरते, नेताओं से नहीं डरते, सबसे है। पहले विधायिका और कार्यपालिका को सही करने की आवश्यकता है। तरफ से तीनों ही लगी गड़बड़ है, और जो व्यवस्था परिवर्तन का उसमें तो सब कुछ आ ही जाएगा। मेरा मतलब अपना मानना यही है कि रिश्वत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में तेरे कलर के लगे। कई बार इस बात को मैंने रखा है कि जैसे रेलवे में एक पूछताछ केंद्र होता है, हम जाकर के पूछते हैं, पूरी इंक्वायरी ले लेते हैं, इसी तरह से प्रत्येक विभाग में हर चीज का फीस हो, प्रत्येक विभाग में जो है एक पूछताछ केंद्र बने। अगर मैं तहसील में जाऊं, पूछताछ केंद्र पे व्यक्ति बैठा हुआ है, मुझे इंतकाम लेने में कितने पैसे देने हैं, मुझे वकील की फीस कितनी है, मेरा ये कितना है, मेरा ये, इसी और तरह से ऐसा ना उसका सारी फंसी चीजों कह का दिया। एक अलग तरीके का जो है, तो नहीं भ्रष्टाचार भी उसका कुछ कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर के जो जनता के उसकी इस तरह की आएगी। लूटने की चीज है या अपना दबाव बनाने वाली, जिसको लोकतंत्र कहेंगे या संविधान कहेंगे, एक दिन रखा था श्रीकांत जी ने कि इतने इतने लोगों का पूरा वो है, वहां मैं जरूर मतलब एनालिसिस करके इस पर देखता हूं कि बिल्कुल ये सही बात है, गठजोड़ है, और अपना पूरा प्रभुत्व और पूरा अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो विधायिका के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, और चाहे वो जो है कार्यपालिका के लोग हों। तो ये देखने को तो अवश्य मिलता है, लेकिन फिर भी यही है कि कार्यपालिका की जो प्रणाली हम देखते हैं, छोटे छोटे करप्ट, एक चपरासी से लेकर के और डीएम और एसडीएम और उस तक, और पुलिस का तो कहना ही क्या है अंतर से। दूसरी एक चीज आ जाती है अ, न्यायपालिका के विषय में। तो न्यायपालिका में कल एक बात आई थी कि 50 रुपए अर्दली लेता है साहब, 50 रुपए वो उस बात के नहीं लेता है, बड़े केस लड़े हैं हमारे परिवार ने और उन्होंने, वो लेता है जल्दी तारीख डलवाने के लिए, जब वकील कहता है यार तारीख जो है थोड़ा लेट कर देना, 1-2 महीने 2-3 महीने की डाल देना। तो ये सारी बड़ी चीजें हैं, वहां जज बैठा हुआ आता है, जरूर देख रहा है वो। तो उन चीजों को लेकर के जो सारी चीज हैं, क्योंकि जज जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, जज एक व्यवस्था का हिस्सा है, एक एक संस्था से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक उसके पास वो है। तो जैसे एक सिपाही और एक एसपी, दोनों गवर्नमेंट की यानी राज्य सरकार की सैलरी ले रहे हैं, तो कुछ अधिकार सिपाही के भी हैं, कुछ अधिकार, जब दोनों अधिकारों पर खड़े हो जाएं कि आपका ये अधिकार कैसा, यहां पर जब अंत में आएंगे तो वहां नियति ही आएगी, वहां केवल ईमानदारी ही आएगी, मतलब नियति हमारी ठीक होनी चाहिए। और वहां जो धर्म की हम व्यवस्था को लाते हैं या नैतिक इंसान बनने के लिए कहते हैं, जैसे स्कूल आज डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, इंसान तो नहीं बना रहे, तो उसी तरह से जो अन्य संस्थाएं धर्म वो हैं, राहुल गांधी ने जब ये कहा कि नवयुवकों के लिए राजनीति में रोजगार के अवसर देखना चाहिए, तो फिर क्या समाज की स्थिति होगी, क्या मतलब परिस्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के दो ही चीजें हमारे इस पर कि एक तो व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा जहां वर्चस्वता की लड़ाई हो, वहां तीनों संस्थाएं जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्याय और जो न्यायपालिका लड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन जहां पर नैतिकता की या विश्वसनीयता की या कुछ उस तरह की बात आए, तो मैं 90% और 95%, बल्कि 90% तो कह ही सकता हूं कि आज भी सही है, और नेता 20% सही हो सकते हैं, और जो कार्यपालिका है वो 20% सही हो सकते हैं। तो ये चीजें जो है तो थोड़ा सा विचार करना। और एक बात और कह करके बात समाप्त कर रहा हूं। हाँ, मैंने जजों को ये जरूर देखा है कि वो किसी ना किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, मुस्लिम विचारधारा है, या अन्य कोई इस तरह की विचारधारा जो है, तो उनसे प्रभावित होकर के वो जरूर स्टेटमेंट इधर उधर के देता है। निष्पक्ष जज का होना अनिवार्य है, और ये आज के समय में बड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं वोट, राजनीति और उनमें तो सब में प्रभावित है ही, राजनीति का प्रभाव है, और राजनीति की वर्चस्वनीयता
प्रत्येक व्यक्ति के, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के, हम अभी 17 लोग जुड़े हुए हैं, 17 लोगों के मन में राजनीति के प्रति महत्वाकांक्षा गांव के स्तर से देख लीजिए, चाहे अन्य स्तर से देख लीजिए, वो पल रही है और बढ़ रही है। राजनीति ने ऐसा समाज के लिए मतलब जो है वो दूषित कर दिया है, इतना प्रभाव छोड़ा है। और इसी तरह से न्याय की बात जो है, समाज की जो हम बात करते हैं, न्याय संगत बात होना बंद हो गई है। क्योंकि एक प्रधान या एक नगर पंचायत का जो अध्यक्ष चुना जाता है, वो दोनों तरफ से वोट मांगने के लिए तैयार रहता है। प्रधान फैसला नहीं करता, प्रधान न्याय नहीं करता, दोनों को दबा करके अपने वोट बैंक के बारे में सोचता है। ऐसे में ना न्याय सही मिलेगा, समाज प्रभावित होगा, समाज प्रभावित हो रहा है। न्याय की तो हम निष्पक्षता रूप से हम अपेक्षा रखेंगे। जी धन्यवाद। हेलो हेलो। जी जी, बताइए बताइए अब। देखिए, मैं आप लोगों की मीटिंग को थोड़ा हॉट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो सुनील देव जी आप कल बोल रहे थे, तब मैं चुप रहा, चलो बोल लेने दो, बोलने को मन कर रहा है उनका अपना। देखिए, कोर्ट को काहे को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहाँ निमन निमन आदमी रहता है? निमन आदमी केवल पार्लियामेंट में रहता है। आपको चोर लगता हो तो लगता हो, लेकिन पब्लिक उसी के पास जाती है। किसी जज के पास और पत्रकार के पास और अफसर के पास पब्लिक नहीं जाती है। पब्लिक को वही सुनता है, पब्लिक के लिए वही लड़ता है। पब्लिक को किसी से उम्मीद है तो केवल पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन से उम्मीद है। पहली बात। दूसरी बात की, आप एक कहानी है प्रेमचंद जी की, नमक का दरोगा। वो बेईमानों का स्वर्ग है कोर्ट। तीसरी बात इसी में मैं एक जोड़ता हूं कि चंद्रचूड़ जो अभी अभी प्रधान न्यायाधीश से रिटायर हुए ना, उनके सामने वाले घर में मैं 3 साल रहा हूँ। बीरचंद पटेल पथ, पटना। आपको किसी से पता करिएगा, बीरचंद पटेल पथ में वो रहते थे, 12 नंबर बंगले में। मैं 6 नंबर में रहता था। तो ये हुआ। अब उनका ड्राइवर बता रहा था कि जो पेट्रोल ब्लैक किया जाता है जज की गाड़ी का, उसका भी पैसा चंद्रचूड़ ले लेता है। वो भी पैसा ड्राइवर को नहीं मिलता है। उसका ड्राइवर बोल रहा था। और आप समझ जाइए कि ये सब के सब बहुत गंदे हैं। आप बहुत दूर से जज फज को देखते हैं। मैं तो जजेस पर रिपोर्टिंग भी किया हूँ ना। रजिस्ट्रार से, जो लोअर कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से इतना डरता है, भूत जैसा डरता है। एक रिपोर्ट बनाओ और रजिस्ट्रार के ऑफिस में फेंक दो, फिर उसका हालत खराब हो जाएगा मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट का। तू सबका आप कह रहे हैं कि तू डेट बढ़ाता है तब न पैसा वो मांगता है। काहे को डेट बढ़ाता है, काहे को पैसा मांगता है? एक वो एसपी को छोड़ करके और सबको कोर्ट में पैसे देने पड़ते हैं। वो जो सलामी होता है और में लेता है, देता है। सबका सब जो सीएम के घर में मैं आते जाता हूँ, पटना के सीएम के घर में, तो मैं देखता हूँ उसके यहाँ टोकरी के टोकरी खाने का सामान आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये सब वो चोरी बेमानी का पैसा था। इन लोगों को न्याय से मतलब है। बेईमान आदमी स्वर्ग है। श्रीकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सही कह रहे हो, आवाज नहीं आ जी, मनोज जी आप बताएं, कुछ कह रहे हैं। रही। मैं यही कह रहा था, आवाज नहीं आ रही, कट कट का कट तो गई थी शराब आवाज। का चस्का लग गया, जैसे किसी को और चीज का चस्का लग गया ना, उसी तरह का है लोअर कोर्ट का चस्का। जिसको लग गया ना, अब उसके बिना उसको रहा नहीं जाता है। यही बात है, और दूसरी कोई बात नहीं है। उसको पास पावर तो वही है, सबसे अधिक पावर है। वो कॉग्निजेंस ले सकता है, वो कॉग्निजेंस लेने का ऑर्डर दे सकता है पुलिस को, और रिपोर्ट इंस्टीट्यूट करने का ऑर्डर दे सकता है। उसके पास अपराध पावर है। इसमें ऋषि को आप डिबेट बनाना चाहते हैं तो। और देखिए, करेक्टर हर ओर गिरा है। आप एक्टिविस्ट लोगों पर मैं काम किया हूं, जो एक्टिविस्ट लोग है ना,
उन लोगों के यहाँ भी दोयम तियम दर्जे के लोग पड़े हुए हैं जो दिन भर अपने चक्कर में रहता है, जो अपने मुरब्बा और लट्टो खाएगा, और 4 गो 5 गो आदमी है, ओकरे में से 3 गो को सरल सब्जी लेकर बाजार से खिलाएगा। तो ये किसी इंडिविजुअल पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर जगह का यही हाल है। हर बड़ा बड़ा पर्सनालिटी है, हाइट तो बहुत है लेकिन डेप्थ उसके पास कुछ नहीं है। तो यही हाल है, बिना डेप्थ का हाइट चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और क्या कहने का है, वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि किसी को अच्छा कहेंगे, किसी को। सबसे अच्छा है तो नेता, क्योंकि नेता के पास पब्लिक को चोरी बेईमानी करता है, लूट करता है, सब तो यही कर रहे हैं। वो करेगा क्या, उसको अधिक पावर है नहीं, क्या करेगा। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि जजेज जजेज को बनाने के लिए यूपीएससी की तरह कमीशन होगा, वो कहा कि नहीं होगा। अब जजेज से कोनो प्रधानमंत्री लड़ जाएगा तो उसका हालत खराब हो, उसका तो पहले इमेज खराब होगा। वो किसी काम उसी में उलझा रहेगा, वो दूर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी चतुर प्रधानमंत्री है, वो सोचते हैं कि इससे लड़ने का नहीं है, फिर तरीका खोजने का है। धनखड़ को लगाए हुए हैं बोलने के लिए, प्रेसिडेंट बोल रही हैं, पहली बार जुडिशरी पर बोल रही हैं। तो ये लोग एक घिर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि जानते हैं कि सीधे लड़ेंगे तो हमारा इमेज भी खराब करेगा, हमारा वो हम उलझ जाएंगे, हमारा समय भी खराब होगा, और हम कुछ कर नहीं पाएंगे जो करना चाहते। थैंक यू। जी, बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए प्रणाम। जी बताइए मदन जी। हमारे हाँ, हमारे भारत में जो मतलब न्यायाधीश हैं, वर्तमान समय में वैसे न्याय व्यवस्था भारत की ठीक ही चल रही है। लेकिन कुछ महीने पहले एक मतलब न्यायाधीश भ्रष्टाचार के घोटाले में पकड़ा भी गया था। सरकार ने मतलब उस पर छापा भी डलवाया, करोड़ों रुपया मिला। तो ऐसे ऐसे भी मतलब लगभग 5% ऐसे न्यायाधीश हैं जो मतलब बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं और अपराधियों से मोटी रकम लेकर उनके केस जो है वो रफा दफा कर देते हैं। लेकिन जिसने अपराध करा है वो पैसे देकर बच जाता है। तो हमारी जो, अगर हम गंभीरता से गहराई से सोचें, तो हमारे जो देश में न्यायाधीश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा अभी तक ऐसी सूचना ना मिली है कि किसी ने भ्रष्टाचार करा है। लेकिन जो निचले स्तर के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के, और जो मतलब जिला स्तर पे भी जज बैठते हैं, ये जो है मतलब बड़े बड़े केसों को निपटा देते हैं ले दे के। और वो सीधे सीधे रकम नहीं लेते, उनके अंडर के कर्मचारी जो बाबू वगैरह हैं उनसे, उनके माध्यम से लेते हैं। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, अगर हम देखें गंभीरता से, तो विश्व स्तर पर भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो भली प्रकार से मतलब ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये तो हमारे देश की एक प्रकार से मतलब शासन चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तभी हमारा शरीर चलेगा, वैसे ही देश चलेगा। तो इस तरह से जो हमारी कानून व्यवस्था है वो फिर भी वर्तमान समय में भारत की, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से न्याय व्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से न्याय कर रही है भारत में। बस इतना ही बोलूंगा। कोई और साथी बताएं। बहादुर सिंह जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप भी बताएं। बाकी अभी जो है मोहन जी या अन्य साथी जगह, नरेंद्र जी आप कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं। चलिए और बताइए भाई। हाँ। बताइए। हाँ, और नमो नमः, धन्यवाद। जी।
एक मिनट। विधायिका की भूमिका ब्राह्मण के समान होनी चाहिए, यह मेरा मत है। और यह विधान होना चाहिए जो समाज में वास्तव में जो समाज सेवा के लिए हैं, एक प्रकार को उनको सन्यासी हो जाना चाहिए, या जो जैसे कहा गया वर्ण व्यवस्था, तो प्रथमोनुपार्जित विद्या, द्वितीयोनुपार्जित धर्म, तृतीयोनुपार्जित धर्म। तो तृतीय अवस्था जो 50 वर्ष के बाद है, तो वर्ण व्यवस्था में जो है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में यह था कि 50 के बाद व्यक्ति सामाजिक कार्यों में ले लेता था, 50 से 75 उसके बाद पूर्ण संन्यास, यानी कि वह एकदम अपने आप में परमात्म साधना में लीन कर लेता था। अब 25 से 75 वर्ष की अवस्था जो है कि आवाज नहीं आ रही आपकी। विधायक होते थे, जो परिव्राजक होते थे, परिव्राजक साधु। तो परिव्राजक साधु एक चलता फिरता एक प्रकार का विधायिका था। वही जो है कि धर्म और समाज और सभ्यता का और भक्ति का इत्यादि का प्रचार प्रसार करता, जो उसमें वास्तव में जो विद्वान और साधु हुआ करते थे। वैसे ही विधायिका को बनाना चाहिए। हम पुरानी व्यवस्था को लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं। विधायिका को ठीक उसी तरह एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। उसमें आयु का भी प्रबंध होना चाहिए कि जैसे 50 के बाद के लोगों को ही विधायिका मानना चाहिए, उनका शुद्ध जीवन ब्राह्मण जीवन होना अनिवार्य हो। तो वहाँ जाति से ब्राह्मण का तात्पर्य नहीं है, व्यक्ति वहाँ कर्म से ब्राह्मण हो जाता है। जाति तो तभी तक रहती है जब तक हम जो है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। विद्यार्थी का भी जाति नहीं होती थी और सन्यासी की भी जाति नहीं होती थी। जाति सिर्फ एक छोटा सा जीवन का जो एक कार्यकाल होता था, 100 साल में से 25 साल का जो अवस्था होती थी, जो विद्यार्थी जीवन के बाद और सन्यास जीवन के पूर्व एक छोटा सा समय कार्यकाल होता था, उसको आप जाति व्यवस्था में आप मान सकते हैं। एक मिनट। विधायिका ही वास्तव में हर चीज के लिए उत्तरदायित्व है, चाहे वह न्यायपालिका के प्रति हो या समाज के प्रति हो। वही वास्तव में किसी न किसी को उत्तरदायित्व तो समाज के अंदर तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विधायिका है वह उत्तरदायित्व रहता है, उत्तरदायित्व होती है उसकी संपूर्ण व्यवस्था के लिए। न्यायपालिका जो है कि अपना निर्णय तक पहुंचाता है, तो निर्णय को जो है कि कार्यपालिका में ले जाने का भी विधान जो है विधायिका से ही होती है। तो एक प्रकार से वह जो है कि न्यायालय और सारी व्यवस्था के लिए वह उत्तरदायित्व हो जाता है। लेकिन इसमें विधायिका एकदम से अराजक है। वह किसी उत्तरदायित्व की बात क्या करिए, वह जो है कि किसी नीति पर वह चर्चा भी नहीं कर पाती है। मैं अपने जानने लायक जब से मैं जो है कि राजनीति को और विधायिका संसद के बारे में समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तब तक मैंने कभी यह नहीं देखा कि नीति पर एक सार्थक चर्चा हुई हो, या एक समग्र जो चर्चा होनी चाहिए किसी नीति विशेष पर, उस नीति सिद्धांत निकाला जाए, उस सिद्धांत का एक दर्शन प्रतिपादित हो, उस दर्शन पर जो है कुछ विधान हो, कानून वगैरह की चर्चा हो। तो ऐसा हमने कभी जो है कि विधायिका में या संसद में नहीं देखा है, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, न विधान परिषद में, कहीं भी ऐसा चर्चा होते हुए हमने नहीं देखा है। हाँ, कभी ऐसा नीति वास्तव में नीति चर्चा करता है तो उसको चुप बैठा देता है, चुप बैठाया जाता है, या कोई ऐसी व्यवस्था रहती तो संसद जो है हंगामे की वेट में चढ़ जाता है। विधायिका में बैठा व्यक्ति अब जो कि बात तानाशाह की है, तो लगभग हम पहले भी कह चुके हैं, तानाशाही तो है, और ये आंशिक तानाशाही इसको नहीं कह सकते, इसको गहरी तानाशाही कहेंगे। क्योंकि एक तरह से जो है कि आपके लोकतंत्र में पार्टी तंत्र विकसित हो गया है।
और पार्टियां ही अपना विधायकों को अपना नेतृत्व कर लिए हैं और एक सिंबल लगता है चुनाव होती है वहां पर जो है कि जाति धर्म वगैरह तुष्टीकरण वगैरह कुछ जो है जन सुविधाओं का लालच दे करके चुनाव लड़े जाते हैं और उसमें नैरेटिव तरह तरह गढ़े जाते हैं। तो जो होना चाहिए वह लोकतंत्र उसको नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार से जो पार्टियां हैं और उनके जो परिवार हैं उस पूरे लोकतंत्र पर कब्जा कर बैठ चुके हैं। एक प्रकार की तानाशाही है। जिस तरह सत्ता पक्ष चुनाव हारने के बाद पूरी जो है कि विधायिका बदल जाती है वैसे विपक्ष को भी जो अपनी नीतियों को लेकर लड़ रहा है वो बाबा पराजित हो रहा है तो उसके भी नेतृत्वकर्ताओं को जो है कि नेता बदलते रहना चाहिए क्योंकि उसका जो नीति सिद्धांत दे रहा है या तो सत्ता पक्ष के बेहतर माने नहीं दे माने अच्छा जो है कि विकल्प प्रस्तुत नहीं कर वर्तमान स्थिति से हर स्थिति के बाद एक उच्च विकल्प होता है तो सत्ता पक्ष से कुछ बेहतर विकल्प जो है कि विपक्ष के पास होना चाहिए उसको लेके चलना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से बेहतर विकल्प देने की कोई बात ही नहीं कर रही है बल्कि जो है कि वह डोमिनेट कर रही है मैंने कि और जो है पतंगड़ बना करके व्यवस्था को और बल्कि निचले स्तर के नीतियों पर वो बात कर रही है। तो एक प्रकार से विपक्ष की पार्टियां जो विपक्ष वाले स्थान कब्जा कर ली हैं और सत्ता पक्ष तो बदलता रहता है तो विपक्ष का ही कोई व्यक्ति पुनः सत्ता में आएगा। तो हर व्यक्ति जो है जो उसका मार्ग होता है विधायिका में जाने के लिए जो समाज सेवा करना चाहता है वास्तव में जिसको सामाजिक कार्यों में रुचि है आत्मा से मन से तन मन धन से लगना चाहता है उसके लिए जो है कि विधायिका में कोई मार्ग नहीं रह गया है। वहां पर उसकी कहीं नियुक्ति में ही नहीं दिखाई पड़ती है। अक्सर जो है कि जो धन के बल और बाहुबल और जो ये सब पार्टी तंत्र वाला तंत्र बल ये सब लेकर के जो है कि चुनाव होते हैं। और वही हाल जो है कि न्यायपालिका में कोलिजियम में कुछ न्यायाधीश हैं उसको कब्जा करके बैठे हुए वहां पर भी तानाशाही ही है और पूरे सिस्टम को वही कोलिजियम चलाती है कोलिजियम की मनमानी है पूरी नियुक्तियां नहीं कर पा रही है 40-50% जो है कि न्यायाधीशों के पद खाली हैं लेकिन न्यायाधीश उनको जो भर्ती करना चाहिए वो भर्ती कर ही नहीं रही है कोलिजियम क्योंकि उसको ये लगता है अपने सिस्टम का जो व्यक्ति उसी को लाएंगे तो कोलिजियम जो है कि उसको विस्तार नहीं दे पा रहा है जजों की नियुक्ति में न नए पद बना पा रहा है। तो इस प्रकार की न्यायपालिका भी तानाशाही व्यवस्था में ही है। न्याय और कानून आपस में टकराते हैं ये तो है क्योंकि कानून जो है कि अलग व्यवस्था होती है न्याय अलग व्यवस्था होती है। कानून जो है कि सामयिक होती है और उसको बदला जाता है समय विशेष परिस्थिति में। जो न्याय व्यवस्था होती है सार्वभौमिक और सर्वकालिक होती है। न्याय व्यवस्था में है कि सत्य का जो है प्रकाशन होना चाहिए झूठ का निराकरण होना चाहिए। दूसरा जो है कि व्यक्ति का जो है कि जो किसी का उत्पीड़न हो तो न्याय के आधार पर उसको न्याय दिला सकता है। कोई कोई किसी व्यक्ति को जो है कि अपराध करता है तो अपराधी को दंड दे सके या जिसका उत्पीड़न हुआ है तो उसको जो है कि मुआवजा या न्याय व्यवस्था मिला सके। तो न्याय अलग व्यवस्था है कानून अलग व्यवस्था है। कानून जो है अपने स्वार्थों के अनुसार अपने व्यवस्था के अनुसार अपनी बातें लादने के लिए भी बनाई जा सकती है। जैसे आपका जो है कि वक्फ बोर्ड का कानून था अभी खत्म हुआ लेकिन अभी भी पूरी तरह वो समाप्त नहीं हुआ है। यदि न्याय व्यवस्था की बात करें तो जो है कि यदि वक्फ बोर्ड कानून है तो हर जातियों का हर धर्मों का अपना एक बोर्ड होना चाहिए तो समानांतर व्यवस्था तो उसको कहा जाएगा। या तो जो है एकमात्र संवैधानिक न्यायिक बोर्ड है उसी का सबके द्वारा निर्णय होना चाहिए। तो यह जो है कि कानून अलग चीज हो गया है। अब जो है कि आरक्षण है या कोई चीज है इसका संबंध न्याय से नहीं है। या जो है कि बहुत से कानून है इसका संबंध न्याय से नहीं है वो सिर्फ जो अपने फायदे के लिए वोटों को राजनीति के लिए किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी ने जो है कि
यह सारी विकृतियां पैदा, अधिकांश विकृतियां जो इंदिरा गांधी ने भी पैदा की है न्याय व्यवस्था में, और विधायिका में भी सबसे ज्यादा जो है कि अव्यवस्था पैदा की है राजीव गांधी ने। उन्होंने इस तरह के कानून, दल बदल कानून बनाए कि विधायिका को एक तरह से पूरी तरह विकृत किया। दल बदल कानून में कुछ आधार देना चाहिए विधायकों के लिए, कुछ अपने निर्णयों पर या कुछ ऐसी चीजों पर, या गुप्त मतदान, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए सरकार की स्थिरता के लिए लोक बदल कानून की आवश्यकता है, तो उसको जो है सिर्फ सरकार की स्थिरता से ही लेना चाहिए, न कि जो है कि नीतिगत चर्चाओं के लिए। जब नीतिगत चर्चाओं पर और जब होता है तो वहां पर भी पार्टी तंत्र हावी रहता है, तो नीतिगत चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े दोषी जो है कि राजीव गांधी है। उन्होंने ऐसा जो है कि व्यवस्था लागू किया। इंदिरा गांधी तो न्यायिक व्यवस्था तो विकृत शुरू से ही कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म कर दिया, न्यायाधीश के जो बहुत से अधिकार थे उसको खत्म कर दिए। अब दोनों अपने अपने अधिकार में इस तरह से पोजीशन पा गए, दोनों अपने अपने स्तर तानाशाह है। तो उसमें ऐसा था, प्रारंभिक जो स्थिति थी उसमें विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे को गवर्न करते थे, एक दूसरे के सहयोगी थे, एक दूसरे के मार्गदर्शक भी थे। तो वह जो है कि इंदिरा काल तक आते आते समाप्त हुई है। अब विकृतियां तो जो है कि नेहरू के समय शुरू की गई, लेकिन जो आया इनका काल, जब इंदिरा के समय जो है कि पूरी तरह न्यायपालिका को विकृत करते हुए राजीव गांधी के समय जो है कि आपका लोकतंत्र भी विकृत हो गया। यह सब स्थितियों पर मैं अपनी बात रखा हूँ। अंत में जो है कि मैं यही कहूंगा कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो है कि वह चुनाव प्रणाली में लागू होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राजेश प्रजापति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सभी को जी, प्रणाम। बताइए। मेरे को लगता है कि ये जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, यह भी निर्लोभी नहीं है। न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, यदि उनमें लोभ आ जाएगा, संतोष नहीं रहेगा, उतना पैसा प्राप्त करने के बाद भी उतना सम्मान पाते हैं, उतना पैसा पाते हैं, उनके तरफ कई थे फोर्स की सुविधा रहती है, उसके बाद भी यदि उनमें के मन में लालच रहेगा पैसे का, और तो एक अच्छा न्याय कैसे दे सकते हैं? यदि संतोष नहीं रहेगा, पैसा प्राप्त करना चाहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो न्याय नहीं कर पाएंगे। एक तो लोग, दूसरा बात है कि उनमें भी मेरे को लगता है कि डर रहता है कि मैं जो पावरफुल आदमी है, उस पावरफुल के विपक्ष में मेरे को न्याय नहीं करना है, नहीं उसके विपक्ष में मतलब कार्रवाई नहीं करना है, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि वो मेरा अहित कर सकता है। और जो कमजोर व्यक्ति है उससे वो डरते नहीं है। डरते हैं तो किससे? जो पावरफुल व्यक्ति है, पैसे वाला है, कोई बड़े पद पर है। जब यदि उनमें डर रहेगा, वो निडर नहीं रहेंगे, तो भी न्याय नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि न्यायाधीश जो हैं, उनमें भी डर रहता है, उनमें भी लोभ रहता है, उनमें भी स्वार्थ रहती है। निस्वार्थ जब तक नहीं रहेंगे, निर्लोभी नहीं रहेंगे, तब तक मुझे लगता है कि एक न्याय कर पाना या न्याय देना जज भी नहीं कर सकते। अब ये मुझे लगता है कि ऐसा है। और विधायिका विधायक जो हैं, ये इसमें भी जो लोग हैं, उनको पैसा चाहिए कि अगला चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने में काफी खर्च होता है। जब तक वो मतलब अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, कुछ ऐसा क्या बोलते हैं सिस्टम नहीं बनाएंगे जिनसे उनके पास पैसा आए, धीरे धीरे पैसा है, क्योंकि पैसा तो नीचे से क्रमबद्ध सीढ़ी बनी हुई ही है कि उनके पास ऑटोमेटिक पैसा चली जाती, तब तो उतने उतने पैसा एक एक विधायक के पास, एक एक मंत्री के पास पकड़ाने पर निकलता है। तो ये जब तक इन लोग
इस सिस्टम का दोष है। और सिस्टम का तो दोष है, मुनि जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। और यह जो लोभ लालच ये है, जब तक रहेगा तब तक न विधायिका अच्छी काम करेगी, न न्यायपालिका अच्छी काम करेगी। उनको सुरक्षा चाहिए, निडर होना चाहिए, और स्वार्थ से ऊपर होकर विद्वत्तम, जो हकीकत का विद्वत्तम है, उसको लाकर जब काम करेंगे तभी न्याय मिलेगा। और वो दोनों को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। हेलो। बताइए आदरणीय मोहन जी। हाँ बताइए मोहन बाबू। सभी उपस्थित जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का कानूनन रूप से या न्याय के रूप से समाज के प्रति इनका क्या उत्तरदायित्व है। ये अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका जो है ये समय समय पर उच्च श्रृंखलित हो रहे हैं और अपना अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्चस्व में जनता को ये उनको न्याय और सुरक्षा या उनका जो हक है वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो पहला चीज है कि अगर शुद्ध रूप से कहा जाए तो जनता जो है अगर विधायिका को बनाती है तो वहां पर इनको मार्गदर्शक की ही भूमिका में भेजती है कि जो भी जन समस्याएं हैं उनका सही से व्यवस्था बन जाए, इसके लिए वो विधानसभा या संसद में बहस करके और उस समस्या पर या कोई इस कानून में संशोधन करे। वर्तमान की स्थिति में अगर भूत में वो नियम या कानून जो था वो उस समय के स्थिति के अनुसार ठीक था, लेकिन वर्तमान के स्थिति के अनुसार उसमें सुधार होना चाहिए तो उनको सुधार करना चाहिए। लेकिन इन सब बातों पर वो ध्यान नहीं देकर एक तो वोट की राजनीति करते हैं और दूसरा जो है वो कानून को बनाकर और सत्ता का केंद्रीयकरण हम किस प्रकार से करें और वैसा करके हम पूर्ण रूप से समाज पर अपना वर्चस्व कार्य कर सके, ऐसा वो अपना चाहे नैतिक रूप से या अनैतिक रूप से कार्य को करते हैं। अब इनके हाथ में पहला चीज है कि कार्यपालिका को और विधायिका को में कोई फर्क ही नहीं है। सारी विधायिका का जो कार्यपालिका का ताकत है वो सारा विधायिका के अंदर सिमटा हुआ है। अब यहाँ पर जब कार्यपालिका का पूरा ताकत अगर विधायिका के पास सिमटा हुआ है तो चाहे टैक्स का अर्थ के रूप से जो भी शक्ति है या पावर के रूप में जो भी शक्ति है
या सेना पुलिस के रूप में जो भी शक्ति है वो उनके पास सिमटा हुआ है, जिसके बल पर वो वर्चस्व अपना जो है कायम करना चाहते हैं। अब जब ये वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और नैतिक रूप से गिरते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अनाधिकार किसी में हस्तक्षेप करते हैं, तो इनकी जनता में बदनामी होती है। और जब बदनामी होती है तो न्यायपालिका भी इसका फायदा उठाता है। जैसा कि कोटेशन में कहा गया है कि 73 तक जो है वो विधायिका जो है अपना वर्चस्व कायम करके रखी थी, लेकिन 73 के बाद जो है न्यायपालिका जो है अपना 9वीं अनुसूची का जो बात आता है उसके अनुसार फिर इन पर वर्चस्व करना का काम किया। अब ये काम क्यों हुआ भाई? कि इनकी वर्चस्व से जनता परेशान हो गई, इनके भ्रष्टाचार से, चरित्र पतन से, इनकी नैतिक गिरावट से इनका जनता में जो है इनके प्रति नफरत के भाव आने लगे, इनसे घृणा के भाव आने लगे। तो जब इनके कार्य क्षेत्र में न्यायपालिका जब हस्तक्षेप करने लगी तो जनता को लगा कि ठीक कर रही है, अब उनका बहुत उच्च श्रृंखलित हो गए हैं, इनका मन बढ़ गया है। तो ये जो है किसी नियम के अनुसार से असंवैधानिक तरीका से भी अगर कुछ न्यायपालिका ने किया तो जनता ने उनको सपोर्ट किया। अब जब न्यायपालिका जो है अब कहीं कहीं जो है ये जनहित याचिका को लेकर और सदैव इतनी जागृत हो गई है कि आम जनता का जो केस है उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रही है। तो न्यायपालिका के प्रति भी कुछ विश्वास कायम अविश्वास होने लगा है, जिसके चलते कि अगर कार्यपालिका के पुलिस दल या पदाधिकारी जो हैं नियम से हटकर भी इनकाउंटर कर देते हैं। अब पुलिस के पास भी ये अधिकार है कि अगर उनकी आत्मरक्षा का जहां पर सवाल आता है तो सामने वाले को जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का है तो उनको मार सकते हैं। ये भी अगर इनका आत्मरक्षा नहीं भी है और ये जानते हैं कि कुख्यात अपराधी है और अगर हम इसको नहीं मारते हैं और अगर ये कोर्ट में जाता है और वहां से इसको बेल मिल जाएगा तो ये हमारे लिए जो है वो काल बन जाएगा, इसलिए उनको मार देते हैं। और मारते हैं तो बहुत वाहवाही मिलता है जनता से इनको भी। तो कोर्ट में हालांकि कोर्ट इनको भाई लताड़ सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि कैसे जैसे इनकाउंटर किया, आपने जानबूझ करके मारा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है किसी नियम कानून की जहां पर बात है तो नियम जो है या जो संवैधानिक न्याय का जो कानून है, अनुच्छेद वगैरह है, वो तो विधायिका ही बना सकती है। कितना भी चाहेगा न्यायपालिका तो न्यायपालिका नहीं बना सकती है उसको, ना उसको रद्द कर सकती है। ये केवल एक एडवाइस या सलाह दे सकती है। हाँ, जो कानून है उसकी व्याख्या ये कर सकती है। न्यायपालिका जो है वो कभी भी तानाशाह नहीं हो सकती है और उसके पास इतनी ताकत है कि वो संविधान के नियम कानून के अनुसार से आपातकालिक स्थिति को दिखाकर और वो तानाशाह भी बन सकती है। उसमें न्यायपालिका का भी सारा जो है अधिकार वो लुप्त हो जाता है।
लेकिन न्यायपालिका कभी चाहे कि हम तानाशाह बन जाएं तो बन नहीं सकती है। भले वो किसी केस में जो है इधर उधर फैसला दे सकती है, और न्यायपालिका के जितने भी अधिकारी हैं उनका कार्यकाल निश्चित है, वो उतने तक ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो विधायिका में है वो अपने पुष्ट दर पुष्ट जो है बैठा करके वो अपना वर्चस्व कायम करके रखते हैं। परिवारवाद इसी का आज जो है विरोध चल रहा है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है। न्यायपालिका जो है वो आज हम देखते हैं कि जो नैतिक पतन हुआ है, तो न्यायपालिका भी कहीं कहीं पर जो है, अब मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का केस है, चरित्र पतन का केस है, अब उसमें जो है तो कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कोई नेता फंसा हुआ है और उसके पास अपार दौलत है, दौलत का समुद्र है उनके पास में। तब यहाँ पर हमको जो समझ में आता है कि न्यायाधीश लोग भी सोचते हैं अरे इसको करना क्या है, सीबीआई के द्वारा कोर्ट के केस में तो फंसा ही हुआ है, 6 महीना जेल में भी रहा, अब 10-20 करोड़ मिल रहा है, इसको बेल दे दो 10 महीना 15 दिन 20 दिन के लिए, क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 2 महीना के बाद जेल चला जाएगा। लेकिन अगर 10 करोड़ दे रहा है तो इसे होता क्या है, चलो साला भी 200 करोड़ मारा है तो 10 करोड़ ले लो, उसका कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं होता है, कोई उसका खोज खबर भी नहीं होता है। आपराधिक व्यक्तियों को छोड़ने पर ज्यादा जिससे बदनामी होता है। तो हमको लगता है कि ऐसे ऐसे जगह पर, और इसका कोई जो है हल्ला भी नहीं करता है कि हाँ न्यायाधीश पैसा लिया है चाहे ये किया है। तो हमको लगता है कि ये जो है बड़े उच्च स्तरीय जो है भ्रष्टाचार इस प्रकार का होता है न्यायालय में, जिसका कि कोई अता पता नहीं लगा सकता है। और दूसरा चीज हम देखते हैं न्यायालय में कि हरेक वकील जो है उनका एक निश्चित आय का साधन है। वो सोचते हैं कि अगर हम एक पेशी में या मुकदमा में अगर हम महीना में एक पेशी होता है तो उसमें हमको 500 रुपया मिलता है, तो अगर हम 200 केस बराबर पेंडिंग रखेंगे तो हमको 1 लाख रुपया महीना का इनकम आते रहेगा। तो जब तक उनके पास 200 से 205 केस नहीं होगा तब तक वो 5 केस का जो 5 केस होगा तो 5 केस का समाधान कर देंगे, लेकिन 200 को बराबर बनाए रखेंगे ताकि मेरा 1 लाख रुपया महीना आते रहे। इस प्रकार से भी कुछ वकीलों का भी जो मनोवृत्ति है, जिसके चलते भी केस जो है वो पेंडिंग रहता है। और जो जनहित याचिका बार बार जो है आता है उसमें सारे जज उलझ जाते हैं, और उससे होता क्या है कि केस पेंडिंग रह जाता है। अब जो जज भर्ती का सवाल है तो इसमें मेरा एक प्रश्न भी छिपा हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टम से जो है आखिर जज का भर्ती जज लोग तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है तनख्वाह है, टीए है, भत्ता है, ये सारा चीज तो विधायिका से ही पास होके मिलना है। तो जब तक विधायिका जो है उनको बजट नहीं देगा तब तक वो जज का कैसे भर्ती करेंगे, वो कर नहीं सकते हैं। करेंगे तो कोई न्यायपालिका या जज तो उनको तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, देना तो है बजट विधायिका को ही। तो इसका क्या सिस्टम है, इसको थोड़ा सा जिनको भी जानकारी होगा वो क्लियर करेंगे। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं, धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। हाँ,
कुछ सुनील देव जी कुछ पूछ रहे थे, बबलू जी पूछ रहे थे कोई बात। अगर कोई बात हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाबूजी आदरणीय बात रखें अपनी, फिर कोई प्रश्न होगा तो मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, और आदरणीय जी, मुनि जी, बताइए। मेरा न्यायपालिका वर्तमान समय में स्वतः संज्ञान ले लेती है। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बोला कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसे मारेंगे पीटेंगे। तो इसमें न्यायालय चुप क्यों बैठा है? क्या न्यायालय ऐसे गुंडों से डरता है या इनसे रिश्वत लेता है? ये मेरा प्रश्न है इसका। ठीक है, चलिए और कोई कुछ। बाबा जी वैदराज। हाँ बताइए। बाबा जी, मानो यदि सत्ता पक्ष राजी हो जाए व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लोक स्वराज के लिए सहमत हो जाए और कोई हाँ, प्रस्ताव ले आए, तो न्यायपालिका उसमें वीटो ला सकती है विपक्ष के दबाव में। लगा सकती है। वर्तमान समय में न्यायपालिका कुछ भी हाँ। कर सकती यदि सत्ताधीश लोग जो अभी सत्ता में पावर में है, है। जो हाँ, वर्तमान वो समय लोग में। यदि लोक स्वराज को लाना चाहते हैं, लोग हाँ, तो वर्तमान समय में रोक सकती है, कह सकती है कि ये संविधान के विरुद्ध है। चलिए, देखिए, बदलाव करना। आज की चर्चा में जो सुनील देव जी ने जो प्रश्न उठाया था वो तो बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ उस बात से। न्यायपालिका और विधायिका के बीच में 1973 तक तो न्यायपालिका एकदम दबा दी गई थी और विधायिका सारा पावर अपने पास ले ली थी, विधायिका और कार्यपालिका। यही कारण है कि विधायिका और कार्यपालिका में अनाप शनाप भ्रष्टाचार बढ़ा, बहुत ज्यादा। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार उस समय नहीं के बराबर था। न्यायपालिका ताकतवर हुई है 50 वर्ष के बाद। 50 वर्ष तक तो करीब करीब विधायिका और कार्यपालिका की ताकत चली है। 1995 के बाद न्यायपालिका ताकतवर हुई है। तो अभी तक अगर ठीक से आकलन करेंगे, अभी भी न्यायपालिका में विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में भ्रष्टाचार कम है, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है और विधायिका में घट रहा है, कार्यपालिका और विधायिका में। अब जो हमारे संसद का चुनाव वगैरह जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको पहले जैसी कमाई नहीं है, क्योंकि हमको जानकारी है अंदर से कि जो पहले थी कमाई वो मंत्रियों को तो है, लेकिन सांसदों और विधायकों को अब कोई उस तरह की कमाई नहीं है। दूसरी बात कि कार्यपालिका के लोग और विधायिका के लोग ये तो पिछले 2-4 वर्षों में बड़ी मात्रा में जेल जा रहे हैं। आज मैंने आज भी लिखा है कि किस तरह यहाँ छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों के परमिशन में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इस प्रकार के भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे घट रहे हैं। ये लोग अब पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। शराब के मामले में कितना बड़ा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली में हुआ, कई जगह हुआ शराब में भ्रष्टाचार, लेकिन धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं।
न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को आज किस तरह पकड़ा जाएगा? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कार्यपालिका में घट रहा है, लेकिन दोनों की तुलना में अभी भी, न्यायपालिका की तुलना में अभी सब कुछ करने के बाद भी न्यायपालिका की तुलना में कार्यपालिका में भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये तो भ्रष्टाचार की बात हुई, लेकिन आज का विषय तो वो है नहीं। आज का जो विषय है वो तो सीधा सीधा ये है कि हम वर्तमान में न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका की के भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं न्यायिक प्रणाली कि न्यायिक प्रणाली और हमारी जो विधायी और कार्यपालिका की संवैधानिक प्रणाली है, कानूनी या संवैधानिक, उसकी क्या स्थिति है। हम लोग इस बात की महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं सिस्टम पर, न कि वर्तमान भ्रष्टाचार पर। जो सिस्टम है हम लोग के बीच में, उसमें जो आदर्श व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था में विधायिका को ब्राह्मण के समान होना चाहिए। और ब्राह्मण के समान होने का मतलब क्या है कि विधायिका को कभी भी सत्ता का मोह नहीं होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को कभी भी राजा बनने का मोह नहीं होता है, लेकिन हमारा इतना गड़बड़ सिस्टम हो गया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर के अपने को राजा मानने लग गए। विधायिका के लोग ही कार्यपालिका में जाने लग गए। अब ये विधायक और सांसद ये अपने को राजा के समान समझने लगे। ये हमारे सिस्टम का दोष है, जो ऐसा होना उचित नहीं था। लेकिन उन लोगों ने अपना संविधान को गुलाम बना करके और इस तरह की व्यवस्था कर ली। तो अब हम लोगों को इस पूरे सिस्टम पर ही विचार करना पड़ेगा कि भाई अब ये सिस्टम क्या है। आगे हम लोगों ने ये विचार करना पड़ेगा कि एक जमाना था, मैं बहुत सुना हूं नारा, संसद सर्वोच्च है। वो भी जमाना था और यह भी एक जमाना है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। मैं आज तक नहीं समझा कि लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च तो लोक होता है। तंत्र कैसे अपने को सर्वोच्च कहने लग गया। आज मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया है जाकर के भी, और उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों संविधान में बराबर है। बड़ी अच्छी बात है। एक लाइन उन्होंने और जोड़ दिया कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। ये कहां से हो गया? न्यायपालिका संविधान की संरक्षक कैसे हो गई? न्यायपालिका को कहां से अधिकार प्राप्त हो गया कि वो संविधान सभा बना सकती है? न्यायपालिका को तो ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता। तो ये जो मामला है, इस मामले पर गंभीरता से समझने की जरूरत है। यह दिमाग में यह जो एक भाव, सर्वोच्चता का भाव पैदा हो गया है, ये तो भाई पूरी तरह से ये गलत है एकदम।
एक जो बात अभी बताई भी मोहन बाबू ने कि तानाशाही का खतरा हमेशा विधायिका और कार्यपालिका से होता है, न्यायपालिका से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के पास सेना है, न्यायपालिका के पास नहीं है। इसलिए कोई न्यायपालिका और फिर न्यायपालिका के जो सर्वोच्च होते हैं वो तो 2 महीने 4 महीने के लिए होते हैं, साल भर के लिए होते हैं। लेकिन जो विधायिका के सर्वोच्च होते हैं या कार्यपालिका के सर्वोच्च जो होते हैं वो तो 5 वर्ष तो आराम से चलते हैं, 10 साल 15 साल भी हो सकता है उनको। इसलिए उनके अंदर तानाशाही का खतरा उनसे अधिक है। एक बात और है कि अगर न्याय और कानून आपस में टकराता है तो न्याय की परिभाषा नहीं बदली जा सकती, कानून की बदली जा सकती है। क्योंकि कानून और न्याय में अंतर है। न्याय की परिभाषा तो प्राकृतिक है। दुर्भाग्य से न्याय और कानून जब टकरा रहा है तो हमारी न्यायपालिका कानून के पक्ष में खड़ी हो जाती है, जबकि उसको ऐसे मामलों में न्याय के पक्ष में अपनी बात रखनी चाहिए। और अगर वर्तमान स्थिति को ही हम अभी मान लें तो वास्तव में कानून में सुधार करने का कार्य विधायिका का है। तो विधायिका को कानून में बदलाव करना चाहिए। तो विधायिका अपना काम करती नहीं है और न्यायपालिका अनावश्यक उसमें हस्तक्षेप करने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में गलती तो है। अब विधायिका की गलती है कि न्यायपालिका की गलती है, ये अलग बात है। और जब इस प्रकार न्याय और कानून आपस में जब टकराता है, न्यायपालिका और के द्वारा जब न्याय लोगों को नहीं मिलता है तब कार्यपालिका बुलडोजर चलाती है। तब कार्यपालिका अपराधियों को पकड़ पकड़ करके गैर कानूनी असंवैधानिक सब गोली मारते हैं। पंजाब में मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मेरे मित्र आईजी थे। उन्होंने अगर असंवैधानिक तरीके से उस समय नहीं मारा होता तो पंजाब उस शांत नहीं हुआ होता। अभी अगर नक्सलवादियों को अगर कानून के सहारे और न्यायपालिका के माध्यम से मारा जाता, नक्सलवाद से मुक्ति नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश को भी आप अपराधियों से नहीं रोक सकते थे। आज ही जो पटना में जो मारे गए थे भी व्यापारी, उसमें भी बिहार सरकार ने एक आदमी को गोली मारी है। अब वो फर्जी मुठभेड़ है या कुछ भी है, जनता उससे बहुत प्रसन्न है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि न्यायिक प्रक्रिया से हटकर किसी को गोली मारी जा रही है और जनता उससे प्रसन्न होती है। यह बात भाई समझने की जरूरत है। इसलिए मेरा यह विचार है अपना कि वो ठीक है
कि आदर्श स्थिति के लिए संविधान सभा बननी चाहिए, विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग होना चाहिए, ये बातें अभी दूर की कौड़ी है। अभी तात्कालिक रूप से तो न्यायपालिका को अपना जो 1995 में जो उन्होंने एक संशोधन किया है, जिसमें सारे अधिकार अपने पास ले लिए हैं, उस अधिकार को छोड़ देना चाहिए और ये घोषित कर देना चाहिए कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों की भूमिका समान है और होनी चाहिए, कोई सर्वोच्च नहीं है। और यह घोषणा न्यायपालिका को अब करनी चाहिए, क्योंकि विधायिका तो सर्वोच्च है नहीं। एक जमाना था जब विधायिका और कार्यपालिका मिलकर सर्वोच्च थे, अब नहीं है। अब तो न्यायपालिका अपने को सर्वोच्च कह रही है, लेकिन न्यायपालिका को यह घमंड छोड़ देना चाहिए। ये मैंने आपके सामने बात बताई है, आगे आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बाबूजी, एक कोटेशन आपने कहीं लिखा है कि आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि का जो भार है वो पुलिस पर ना डालकर अपराधियों पर होना चाहिए। तो पुलिस ही तो दोष सिद्धि करेगी ना, अपराधी क्यों करेगा खुद को दोषी साबित? अपराधी तो निर्दोष साबित करने का प्रयास करेगा। हाँ, तो करे ना। अगर अपराधी अपने को निर्दोष सिद्ध कर दे, जी, दोष माना जाएगा। बाबूजी तो अपराधी तो प्रयास करते ही हैं, वो अपराधी तो अपना पक्ष रखता ही है। तो जब अपराधी सिद्ध कर पाएगा तब ना कोर्ट में। जी भाई जब जब अपराधी अपने को निर्दोष सिद्ध करे, कहे नहीं, उसको प्रमाण देना पड़ेगा। उस प्रमाण को पुलिस क्रॉस करेगी और जी अगर जी उसका प्रमाण उचित होगा, मान्य होगा कि हाँ ये प्रमाण बिल्कुल अकाट्य है, छूटेगा अपराधी। जी जी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई कोई गवाही, जब मैं जिस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि है भाई, जैसे जूता, मान लीजिए कि मैंने कोई अपराध हो गया, अपराध के जगह पर मेरा जूता पाया गया, यह बात सिद्ध हो गई, तो मेरे से पूछा जाए कि भाई ये तुम्हारा जूता है कि नहीं, मेरे से नहीं पूछा जाता है। पुलिस सिद्ध करे कि ये मुनि जी का जूता है, तो पुलिस 10 तरह के गवाह पेश करेगी, वो अपराधी क्रॉस करेगा उसके साथ, ये सब बेकार की बात है। पहले वो हमसे पूछा जाए, हम अगर कहेंगे कि हाँ जूता मेरा है, तो अब हमको साफ करना पड़ेगा वहां पर कि मेरा जूता वहां कैसे पहुंचा, ये बात हमको बतानी पड़ेगी अब। और अभी तक बाबूजी ये बात हमसे कभी कभी अपराधी से पूछा ही नहीं जाता है। हाँ बताइए बाबूजी, बाबू। जो हाँ न्यायालय मैं है, एक न्यायालय तो विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व आवाज कर नहीं आ रही रही है। किसी की भी। तो जो कानून और जो नियम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बने हुए हैं, वो उन्हीं को फॉलो करती है। अभी विश्व व्यवस्था में भी यही है कि अपराध सिद्धि का जो भार है वह पुलिस का रहता है। तो मुझे यही लगता है कि ये यही व्यवस्था तो यही पूरी दुनिया बात, से ली गई है। नहीं नहीं, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया में गलत है। जी जी तो हम, एक उदाहरण के हाँ मार्फत मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बताइए। इसी में जैसे यदि किसी आदमी का संदेहास्पद स्थिति में
उसका मतलब मर्डर या मौत हो जाता है। और कोई एक आदमी को वो निर्दोष है या दोष है उसको ऊपर आरोप आ जाता है। तो जो आजकल टेक्निकल जो समय है, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल का लोकेशन सिस्टम है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है। अगर जो दोष जिसको लगाया गया, जो अपराधी लगाया गया, वो आदमी टेक्निकल चीज तो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो उसका एविडेंस वो कहाँ से लाएगा कि मैं वहां नहीं गया था, डिवाइस मेरा वहां गया ही नहीं, या फॉरेंसिक रिपोर्ट वो कहाँ से लाएगा कि मैं वहां नहीं गया। ऐसा तो पुलिस शासन के अंडर में है। बताइए ब्रजेश जी, बबलू जी का कोई उत्तर। बाबू जी स्पष्ट नहीं हुआ क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है संविधानिक परिस्थिति में, जी, और उस हत्या है, किसी आदमी का हत्या हो जाता है, और अपराधी किसी सामने वाले को पुलिस उठा के डाल देती है और कहती है तुम निर्दोष सिद्ध करो। अब मैं वहां गया नहीं गया, वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा। मैं वहां जाऊंगा तो हमारा फोरेंसिक रहेंगे या कोई एविडेंस रहेगा जो छुपा रूप से है, या मैं मोबाइल लेके गया तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताएगा उस टावर में कि मैं वहां गया कि नहीं गया और कितने देर रहा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। ये सब का डाटा जो है पुलिस को मिलता है, प्राइवेट आदमी को दिया नहीं जाता है कि भैया मैं तो वहां गया नहीं था, मैं तो यहाँ था, मैं अकेला था, उस स्थान पर मैं गया नहीं, मेरा मोबाइल गया नहीं, या मैं गया तो कोई आपका चिन्ह होगा, बाकी कोई होंगे, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट तो मेरे को नहीं दिया जाएगा, वो तो प्रशासन का काम है। मोबाइल बताइए का लाइव ब्रजेश लोकेशन जी। तो प्रशासन नहीं करेगी। तो मैं अपने आप को निर्दोष कैसे सिद्ध कर सकता हूँ, जो जो डाटा हमको दिया ही नहीं जाएगा शासन की ओर से। ठीक है, ब्रजेश जी बताइए आप। इसमें बाबा ये है ना कि जब पुलिस को दोबारा सरकार मतलब कोर्ट के पास आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो प्रारंभिक तौर पर ही सारा रिपोर्ट एक साथ में लगा देगा, तो उसको तो अब दोबारा सिद्ध करना नहीं है। और फिर उसी जो जो भी एविडेंस पुलिस ने प्रस्तुत किया है उन्हीं को आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी। अगर वो एविडेंस अकाट्य है तो आपको सजा हो जाएगी, और वह एविडेंस को आप नकार सकते हैं तो क्यों शामिल होगी पुलिस उसमें, फिर उसको आप नकारते जाइए, आप बच जाएंगे। अगर वो रचित किसी तरीके से एविडेंस है तो आप बच जाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया में बहुत कम समय लगेगा और जल्दी ठीक से न्याय दिया जा सकता है, मुझे लगता है इस बात के साथ। ये तो आप वर्तमान प्रक्रिया बतला रहे हैं। जी जी जी। ये तो वर्तमान प्रक्रिया, जब मुनि जी जो बात बोल रहे हैं उसमें निर्दोष हमें सिद्ध करना है, तो हाँ पुलिस तो कुछ लगाएगी नहीं, पुलिस आरोप लगा के किनारे हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस आरोप लगाने के साथ में पूरी चार्जशीट दाखिल करती है। वर्तमान परिस्थितियों में चार्जशीट दाखिल करती है, और चार्जशीट को न्यायालय तुरंत ही उसको नकार देता है, उसको स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि पुलिस के द्वारा ली गई सारी जानकारियां, दी गई सारे एविडेंस फर्जी हैं, उनको फिर से वो क्रॉस वेरीफाई कराता है। तो ये तो वर्तमान पुलिस प्रशासन की एक व्यवस्था है। नहीं, न्यायपालिका के पास इस समय दो काम हो जाता है। एक यह कि वो पुलिस को क्रॉस वेरीफाई करे, और जो व्यक्ति आरोपित होता है वो अपने तरफ से भी उसको क्रॉस एग्जामिन कराता है। तो क्रॉस एग्जामिन में नए नए बार बार रचे जाते हैं, नए नए तरीके से गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। एक बार गवाह प्रस्तुत कर दो, एक बार एविडेंस सारे सबमिट कर दो, तुम बार बार काहे उसमें एविडेंस लेकर आओगे। और दूसरी चीज ये है कि न्यायपालिका उसको गलत सिद्ध प्रारंभिक तौर पर ही मान लेती है। शायद मैं अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ। मेरा एक कहना था कि पुलिस तो केवल आरोप लगा देगी, आरोप लगा किनारा हो जाएगी, निर्दोष तो हमें सिद्ध करना है ना। ठीक है, मुनि जी का तो कहना था। और कोई किसी का कोई बात हो तो बताइए। बाबा एक प्रश्न और है मेरा। हाँ, एक प्रश्न आपका बताइए। प्रश्न ये है कि एक तो न्यायाधीश न्याय देने के लिए नहीं बने हैं, वो निर्णय लेने के लिए बने हैं साक्ष्यों के आधार पर, तो न्याय नहीं होता है, निर्णय होता है। दूसरी ठीक है। चीज,
जब न्याय कानून के अनुसार होता है तो दोनों में संघर्ष कैसे? ठीक तो है। देखिए, न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय देने के लिए बाध्य है। न्यायपालिका को वीटो पावर बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही कभी उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में न्यायपालिका वीटो पर ही चल रही है। जब मन तब वीटो लगा देते हैं लोग। ये वीटो तो दुरुपयोग हो रहा है ना। न्यायपालिका को जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार फैसला करना चाहिए। न्याय देने का उसको कोई अधिकार नहीं है। न्यायपालिका न्याय दे ही नहीं सकती। जी बाबा। जबकि न्यायपालिका अपने को न्याय प्रदाता मान रही है। न्याय प्रदाता न्यायपालिका कैसे हो सकती है? न्याय प्रदाता होता है कौन? तंत्र। जी। तंत्र न्याय देता है, न्यायपालिका नहीं। अगर न्यायपालिका ने किसी को दंड घोषित कर दिया जी, और कार्यपालिका ने उसको माफ कर दिया, तो न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है दंड देने का। बस चालू क्या कर। फिर तो बाबा ये सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। तो सिस्टम को बदलने की हाँ, पहली ये बात सही है, आपसे मैं सहमत हूँ कि सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग लगातार नए सिस्टम पर भी चर्चा कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है। क्योंकि जो निर्णायक या बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, उनको शिक्षा पैदा करती है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? बताइए ब्रजेश जी, आप बताइए कल का। जी, मैं कल का विषय बता दे रहा हूँ। ठीक है, बता दीजिएगा। जी बाबू जी, कल का जो विषय रहेगा हमारा, कल हमने रखा हुआ है 6 पॉइंट रखे हुए हैं। किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत धारणा भिन्न हो सकती है और सोच भी, किंतु न्याय के पद पर बैठने के पश्चात उसे इस प्रकार की धारणाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। कल जो न्यायाधीश का जो हमारा सेक्शन है उसमें 7 या 9 कोटेशन है, वो पूरा का पूरा विषय हम लोग ले लेंगे। ठीक है। कोई सुनील देव जी ने कुछ प्रश्न लिखा है, कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी बाबा, वो ब्रजेश जी से थोड़ी चर्चा चल रही थी। मेरा यही, आज आपकी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी बाबा, वो इस विषय का तो नहीं है, तो आपका आज से हो सकता है दूसरा कुछ तर्क, लेकिन मैं ये चीज नहीं समझ पाता। थोड़ा सा मैंने विचार भी बहुत